नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज इस दैनिक क्विज की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे 3 मई 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सत्र को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारी टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो सीरीज चल रही है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा जो लेक्चर है वो कल यानी कि 4 मई को प्रातःकाल 10 बजे से यूट्यूब में लाइव स्टार्ट होगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज इस दैनिक क्विज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा PK2 अणु, PK2 अणु की बात कर रहे हैं, तो ये किसके उपचार से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मधुमेह से संबंधित है। आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज पढ़ी होगी कि जो IIT मंडी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मंडी पड़ता है, तो IIT मंडी के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने PK2 जो अणु है उसकी खोज करी है। इन्होंने ये बताया है कि भाई जो मधुमेह का रोग होता है या जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं आम बोलचाल में, तो मधुमेह के रोग में होता क्या है, जो हमारा अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, तो पैनक्रियाज में एक इंसुलिन होता है। इंसुलिन का मतलब होता है ये एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन, ठीक है। तो इस हार्मोन की खास बात ये होती है कि जब पैनक्रियाज जो है वो ये हार्मोन को स्त्रावित करेगा, मतलब उसका उत्सर्जन करता है, तो ये वाला जो हार्मोन होता है ये हमारे जो शुगर होती है हमारे रक्त में, है ना, जिसको रक्त शर्करा भी कह देते हैं, तो इस शुगर को ये कंट्रोल करता है। इसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? इस इंसुलिन हार्मोन का होता है। परंतु जब ये जो इंसुलिन होता है ये क्या हो जाए, ये अनियंत्रित हो जाए, मतलब कि इसका जो उत्पादन है, इसका जो उत्पादन हो रहा है कहां पे हो रहा है? अग्नाशय के अंदर, वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, बहुत कम होने लगेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जो हमारी रक्त शर्करा है जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं या जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन जो है वो कम हो रहा है, इंसुलिन जब कम हो रहा है तभी इसकी मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि जितना शुगर होती है उसको इंसुलिन क्या कर देगा? बैलेंस कर देता है। मगर अगर रक्त शुगर बढ़ रहा है इसका मतलब जो इंसुलिन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा, उसी को बोल देते हैं कि मधुमेह रोग है। तो जब यही अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो अनियंत्रित होती है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमें कई सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ठीक है। कई सारी जब हम लोग दवाइयां लेते हैं तो उसी दवाई में से एक दवाई खोजी गई है PKT अणु, ठीक है। अब ये PKT अणु क्या काम करेगा? ये टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के मधुमेह होते हैं, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 मधुमेह होता है। टाइप 1 मधुमेह का जान लीजिए, जो 14 से 16 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये मधुमेह हो सकता है। अब उनमें क्या होता है, जो इंसुलिन है ना, इसका उत्पादन ही क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ये टाइप 1 का मधुमेह है। अगर हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं तो ये होता है जैसे जो व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक के उम्र के हो जाते हैं ना, 65 प्लस उम्र के हो जाते हैं, उनको होता है। अब ये टाइप 2 होता क्या है? इसमें इंसुलिन जो होता है ना, हमारा हार्मोन, इसका उत्पादन तो होता है, परंतु हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो इस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही होती हैं ढंग से। देखिए अब दोनों तरीके आप समझिए कि एक तो इंसुलिन उत्पादन ही ना हो तब भी शुगर बढ़ेगा, दूसरा इंसुलिन उत्पादन तो हो रहा है मगर जो हमारी कोशिकाएं हैं वो इतनी सक्षम नहीं है कि इस इंसुलिन को यूज करके हमारे रक्त की जो शर्करा है उसको कंट्रोल कर पाए। तो दोनों ही टाइप 1 टाइप 2 जो होते हैं वो क्या करते हैं? मधुमेह बनाते हैं। तो जब मधुमेह रोगी जो होंगे तो ये PKT अणु, ये दवाई के साथ, और ये मौखिक दवाई है, मौखिक का मतलब है जो हमें ओरली लेनी है, मुख से लेनी है, तो ये अणु क्या करेगा? उस दवाई के साथ हमारे शरीर में जाएगा और अग्नाशय के अंदर ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी उत्पादन की गति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो ये काम करता है PKT अणु, ठीक है। हमारे अग्नाशय में जिस कारण से भी इंसुलिन जो है उसके उत्पादन की गति को प्रभावित हुई है, तो उसके उत्पादन की गति को ये बढ़ाएगा, ठीक है, ये उसको तीव्र कर देगा। तो ये किससे संबंधित है? मधुमेह रोग से, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, जो न्यूज आई हुई थी उसके बारे में ये चर्चा हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका कला और संस्कृति से है।
अनुभव मंडप के बारे में सुना होगा। हाल ही में जो कर्नाटका राज्य है हमारा, उसके जो सीएम है, इन्होंने ये घोषणा करी थी कि भाई एक नगर पड़ता है कर्नाटका में जिसको बोलते हैं बासव कल्याण। ये कहां पर पड़ेगा आपको? बासव कल्याण जो नगर है वो बीदर जिले में पड़ेगा। कर्नाटका में एक जिला है जिसका नाम है बीदर, इसी जिले में ये जो बासव कल्याण है ये जगह पड़ेगी। बासव कल्याण जगह, अब देखिए नाम से ही आप समझ जाइएगा ये किस चीज के लिए फेमस है। ये जो बसवेश्वर थे, बसवेश्वर, गुरु बसवेश्वर कह लीजिए या भगवान बसवेश्वर कह लीजिए, ये इनके लिए फेमस है बासव कल्याण। ये अपना लाइफ में अधिकतम टाइम जो थे, इन्होंने अपना अधिकांश समय इसी जगह पे बिताया था। तो इस जगह पर क्या बनाने की घोषणा करी जा रही है? अनुभव मंडप बनाने की घोषणा करी जा रही है, जिसको आध्यात्मिक अनुभव हॉल भी कह रहे हैं। दोनों के बारे में जान लेते हैं। गुरु बसवेश्वर की बात करते हैं तो बसवेश्वर क्या थे? इनको, जैसे ये जो आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, ये गुरु बसवेश्वर की फोटो है। गुरु बसवेश्वर को जाना जाता है, ये इनको बोला जाता है ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है। ये एक दार्शनिक थे, इनको कवि भी कहा जाता है। अब ये समाज सुधारक थे तो ये समाज सुधारक में किस चीज का काम करते थे? ये बात करते थे कि जो धार्मिक भेदभाव है हमारे समाज में, ठीक है, तो ये धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। पंथ के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो जाति विहीन समाज की बात करते थे, ये धार्मिक भेदभाव विहीन समाज की बात कर रहे हैं। तो ये बसवेश्वर जी थे। अगर इनके जन्म की बात करें, बात करी जाती है 1131 ईसा पूर्व में ना, कर्नाटका में ही इनका जन्म हुआ था। कर्नाटका में अगर बात करें तो बीजापुर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये जो अनुभव मंडप है ना, इसको ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ये विश्व की फर्स्ट संसद बोली जाती है। जैसे पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या होती है? ये हमारी विधायिका का काम करती है, जहां पर विधियां बनाई जाती हैं। तो अगर विश्व की पहली संसद की बात करेंगे तो वो क्या है? वो अनुभव मंडप है। जो ये दूसरी फोटो देख रहे हैं आप, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये अनुभव मंडप है जो ये बनाया जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिए अनुभव मंडप के बारे में क्या कहा जाता है। अब जो हमारी आज की संसद है वो तो विधायिका का काम करती है। अब विधायिका में यहां पर क्या होते हैं? कई सारे जो विधि आती हैं, जो नियम आते हैं, जो भी विधेयक आते हैं, तो उसमें वाद विवाद होता है ना। एक होता है सरकार, दूसरा होता है विपक्ष, दोनों लोग इसमें वाद विवाद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये अनुभव मंडप था, जब गुरु बसवेश्वर जी थे तो इनके टाइम पे क्या होता था? इसमें भी वाद विवाद होता था। अब इसमें किस प्रकार का वाद विवाद होता था? कोई सामाजिक कोई बुराई है या सामाजिक कोई कुरीति है या कोई राजनीतिक विषय है, ठीक है, तो सामाजिक विषय हो गया, राजनीतिक विषय हो गया, इन विषयों पर लेकर, इन मुद्दों पर चर्चा करी जाती थी इस संसद में बैठ के, ठीक है। सारे लोग, जो लोग होते थे, जितने भी दार्शनिक होते थे, तो दार्शनिक चर्चाएं भी यहां पर होती थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो उस चर्चा के लिए जो संसद कह लीजिए या जो मंडप होता था, उसी को हम लोग बोलते थे अनुभव मंडप। अब उसी को वापस से कर्नाटका की सरकार बनाएगी आध्यात्मिक अनुभव हॉल के नाम पे, जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत आसान था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? तो गुरु बसवेश्वर के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वापस से हमारा प्राचीन भारत से आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं कि वो किस राज्य से संबंधित हैं। देखिए बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है। जैसे ही हम लोग देखेंगे राखी गढ़ी का, तो राखी गढ़ी बहुत ज्यादा फेमस जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, हमें पता है राजस्थान में नहीं है। ये कहां पर पड़ेगा? ये हरियाणा राज्य में पड़ेगा। अगर बात करी जाए कि इसमें क्या फेमस था, तो अन्नागार यहां से मिला था। या कब्रिस्तान की बात करें तो वो राखी गढ़ी से हमको मिलता है। एक पुरातत्व, ऐतिहासिक पुरातत्व की खोज करने वाले जो थे वो कौन है? सूरजभान है, जिन्होंने राखी गढ़ी की खोज करी थी। शिव सागर की बात करें तो शिव सागर हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा असम राज्य में। हाल ही में चर्चा में था शिव सागर। किस लिए चर्चा में था? क्योंकि यहां पर क्या था कि जो आयुष मंत्रालय है और प्लस जो असम की सरकार है, इन्होंने डिसाइड करा था कि जैसे आगामी जो 21 जून आ रहा है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक 50 दिन पहले एक ऐसा आयोजन स्थापित करा है, यहां पर योग स्थापित करा, योग का एक आयोजन करा। इसलिए ये जो साइट थी ये न्यूज में आ गई थी, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो शिव सागर कहां पर पड़ेगा? असम में पड़ेगा। धौलावीरा कहां है? गुजरात में है, बिल्कुल सही। और धौलावीरा का खोज किसने करी थी? आर.एस. विष्ट ने खोज करी है इसकी, ठीक है। इसका सबसे फेमस जो चीज है वो है कि यहाँ पे जो जल प्रबंधन तकनीक देखी गई है वो सबसे फेमस है। यानी कि जो वर्षा का जल होता है ना, उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते
सकते हैं वर्षा जल को किस तरीके से उसका संरक्षण करा जाता था उस टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पे, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जल निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती है, जल प्रबंधन देखने को मिलता है। तो धौलावीरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। आदिन चल्लूर की बात करेंगे तो ये तेलंगाना में नहीं है, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। तो ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। हमसे पूछा गया था कौन से सुमेलित हैं, तो पहला वाला सुमेलित नहीं था, ठीक है, दूसरा वाला भी सुमेलित नहीं था और चौथा भी सुमेलित नहीं था। तो केवल धौलावीरा गुजरात का सुमेलित था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये मैंने आपको बताया कि योगा उत्सव जो था वो 50 दिन बचे हुए हैं 21 जून आने से, इसलिए शिव सागर असम में इसको मनाया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चर्चा में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन का नाम क्यों दिया गया? हमको पता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो हमारे वायुमंडल में मिलती है, बट हमारे वायुमंडल में वो मुक्त अवस्था में नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ आपको मिलेगी। जैसे अगर लिख दिया जाएगा NH3, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अमोनिया, तो ये अमोनिया के साथ आपको मिलेगी। अगर H2O, इसको ये क्या है, ये पानी, तो पानी में हाइड्रोजन मिलेगी आपको। अगर CH4 लिख दें तो ये क्या है, ये आपको मीथेन है, तो मीथेन में हाइड्रोजन मिलेगी। तो मतलब मुक्त अवस्था में नहीं है, किसी ना किसी तत्व के साथ मिल रही है। तो अब इसको हमें निकालना है, हाइड्रोजन को बनाना है, अलग करना है, तो उसके लिए कई सारी हम लोग विधियां यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। जब हम लोग ये विधियां यूज करते हैं तो इन्हीं विधियों के उपयोग में जो हाइड्रोजन बनती है ना, उस हाइड्रोजन के बनने के वजह से, यहां पे लिखे दे रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है वो उसका जो निर्माण होगा, इसी निर्माण की वजह से इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। कैसे, देखना ध्यान से। अगर हाइड्रोजन का निर्माण जो है वो अक्षय ऊर्जा से होता है, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है जैसे कि सौर ऊर्जा से, है ना, या पवन ऊर्जा से, या महासागरीय ऊर्जा से। अब इससे अगर हाइड्रोजन का निर्माण होता है, अगर ऐसी विधियों से आप हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं जिसमें अगर हाइड्रोजन का निर्माण आप कर रहे हो तो उसका जो उत्पाद होगा, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल हाइड्रोजन मिलेगी, तो ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें H2O की, ठीक है, तो H2O जो है, पानी जो है, इसको बोला जाता है कि अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करके, है ना, इसका विद्युतीकरण कर दिया जाए, और विद्युतीकरण के हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो देखिए इसमें क्या हुआ, ध्यान से, हमें हाइड्रोजन मिला, और क्या ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ऐसी विधियों को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरी जो विधि होती है जिसमें क्या हम लोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन है ना, इन सब गैस का यूज करके हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे। और परंतु होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन बनेगी ना, इसमें कुछ उत्पाद भी निकलेगा। मान लो कार्बन निकल रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, और अगर इस कार्बन उत्सर्जन को हम लोग वायुमंडल में जिसको बोल रहे हैं, इसका प्रवाहित कर देते हैं, वायुमंडल में अगर छोड़ देते हैं उसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्राकृतिक गैस से अगर हाइड्रोजन का निर्माण करें और कार्बन उत्सर्जन हो, कार्बन निकल रहा है, और इस कार्बन को हम लोग क्या कर लें, स्टोर कर लें, तो इसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ठीक है। एक टाइप की हाइड्रोजन होती है जिसको ब्राउन हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो ब्राउन हाइड्रोजन का मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई कोयला है, अब इससे बना लो विद्युत। अब जब तुम इससे विद्युत बनाओगे तो इस विद्युत का यूज तुम हाइड्रोजन बनाने में करोगे, तो जाहिर सी बात है कोयले से बना रहे हो, तो इसमें कितने ज्यादा प्रदूषण निकलेगा, कितना ज्यादा जो कार्बन है उसका उत्सर्जन होगा, तो इसको हम लोग ब्राउन हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन बनाने की जो विधियां होती हैं, वो विधियां ही डिसाइड करेंगी कि वो जो हाइड्रोजन बन रहा है वो किस टाइप का है, ठीक है। चलो ठीक, हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन का लेबल तब दिया जाता है। अब देखो, ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, जब उसके उत्पाद के रूप में केवल हाइड्रोजन मिलेगी, या हमको पानी मिल जाएगा, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं मिलेगा जो हमारे जलवायु को प्रदूषित करता हो। उसका लेबल तब दिया जाता है जब उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन, यहीं पे गलत हो गया भाई, उससे कोई भी कार्बन निकलेगा ही नहीं। जो ग्रीन हाइड्रोजन होगी उससे नो कार्बन, उससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें लिखा है कार्बन उत्सर्जन को एकत्र और संग्रहित कर लिया जाता है। तो इस टाइप की तो हाइड्रोजन को हम लोग ब्लू हाइड्रोजन कह देते हैं ना।
इस टाइप की हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्लू हाइड्रोजन, जहां पर हम लोग कार्बन स्टोर कर लेते हैं। कार्बन स्टोर करने का मतलब है भाई कि जो चिमनी है, इससे जो कार्बन निकल रहा है, तो कार्बन को हम निकलने नहीं देंगे वायुमंडल में, हम लोग स्टोर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्लू हाइड्रोजन। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। स्टीम रिफॉर्मिंग इसके उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, गलत जवाब हो जाएगा। स्टीम रिफॉर्मिंग में देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो मीथेन होती है ना, मीथेन का जो रिएक्शन है वो पानी के साथ कराते हैं। तो पानी के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये अभिक्रिया बनती है। तो उसमें हमको हाइड्रोजन तो मिल रहा है, मगर हमको देखो ध्यान से क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है तो इसका मतलब कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में कार्बन का उत्सर्जन हो ही नहीं सकता। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है, वो ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो स्टीम रिफॉर्मिंग में बनती है। तो स्टीम रिफॉर्मिंग से ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनती है, इस चीज को याद रखिएगा। हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन उत्पाद का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि इसका उप उत्पाद केवल जल और जलवाष्प है। बिल्कुल सही, इसके उत्पाद में या तो जलवाष्प आपको मिलेगा या जल मिलेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमसे यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि पूछा गया था कौन सा गलत है, तो पहले और दूसरे दोनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर आपको सिंपल भाषा में जो मैंने अभी आपको बताया, उसी का मैंने आपको वर्गीकरण दे दिया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से पर्यावरण से संबंधित है, कोल बेड मीथेन से संबंधित। अब कोल बेड मीथेन और शेल गैस दोनों की तुलनाएं करी जा रही हैं। दोनों कैसी गैस होती हैं? गैर परंपरागत, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कथन है कि भाई कोल की मीथेन जो होती है वो कोल संयंत्रों से निकाली गई शुद्ध मीथेन गैस है। ठीक बात है। जबकि शैल गैस जो होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं होती है। शैल गैस में मुख्यता जो होती है, मुख्यता, है ना, मुख्यता कौन सी गैस होती है? मीथेन। हालांकि इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है, मगर इसमें इसका कोई मिश्रण नहीं होता है। शैल गैस में मुख्यता कौन सी होगी? मीथेन होती है, जिसे केवल महीन दानेदार तलछटी से निकाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। शैल गैस जो होती है ये अवसादी चट्टानों में होती है और बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि अपारगम्य होती हैं। बहुत शैल गैस जो होती है वो छुपी हुई होती है। तो इसको, शैल गैस को प्राप्त करने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं जिसको फ्रैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्चरिंग। तो पहले चट्टान को खोदा जाता है, चट्टान के अंदर खूब गहराई तक खोदा जाता है, फिर इसके बाद जैसे ये क्षैतिज गहराई में हो गया ना, ये मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया, तो अभी इसको क्षैतिज भी करते हैं। तो क्षैतिज खुदाई करके इस गैस तक पहुंचते हैं। ये गैस निकलती नहीं है, फंसी होती है चट्टानों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण नहीं होती है, जबकि मुख्यतः मीथेन गैस होती है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के मीथेन स्रोत मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जहां पर जो कोयले की खानें मिलेंगी आपको, है ना, वहां पर आपको कोल गैस भी मिलेगी। ठीक बात है। अभी तक कोई शैल गैस का स्रोत नहीं पाया गया, ये गलत हो जाएगा। शैल गैस का स्रोत बिल्कुल पाया गया है। देखिए, शैल गैस का स्रोत अगर आप बात करोगे गुजरात में, तो कैम्बे की खाड़ी है। ठीक है, गुजरात के अंदर, वहां पर शैल गैस आपको मिलेगा। गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वहां पर शैल गैस मिलेगा। यहां तक कि जो कृष्णा गोदावरी का तट है, ठीक है ना, कृष्णा रिवर और जो गोदावरी है, इसका जो तट है, वहां पर भी शैल गैस पाई गई है। तो ये कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि शैल गैस का स्रोत भारत में पाया नहीं जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो कोई भी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए, आज के तथ्य में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज के तथ्य में जो बात करी जा रही है, वो हमारी बात करी जा रही है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड है। आईएसएम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है कि ये कौन सा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है ना, कौन सा मंत्रालय इसको देख रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय जो था, उसने ये चीज स्टार्ट करी है। अब देखिए, ये चीज स्टार्ट क्यों करी गई? हमको पता है कि जैसे आपने सुना होगा, जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में क्या हुआ था कि लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई। ठीक है, अब इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि कई सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो उत्पादन जहां पर हो रहा था, कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, है ना। चाइना की बात करें या ताइवान की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन सारी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की जो बात करी जा रही है, जिसको बोलते हैं अर्धचालक, मैक्सिमम कहां पर बनता है? ये बनता है या तो ताइवान में, या तो चाइना में, या यूएसए में। ये इनके सबसे ज्यादा उत्पादन
करते हैं इसका। तो जब इनका उत्पादन लॉकडाउन में ठप पड़ जाएगा तो इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। मांग जब बढ़ गई है तो हमारे पास इसके उत्पादन में देरी की समस्या देखने को मिल रही है। अब ये एक ऐसी चीज होती है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है कि बात करी जाए आपके स्मार्टफोन में, है ना, रेडियो में, टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आप आजकल देखते होंगे स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, तो उसमें, है ना, बहुत सारी जो कार्स आती हैं उसमें बात होती है, इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो ये एक आम जिंदगी में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का। तो कोविड के दौरान ये देखा गया था कि भाई जैसे ही इन देशों में इनका उत्पादन ठप हुआ ना, अब हमारा जो निर्भरता है हमारे या बहुत सारे देशों की विश्व में, तो इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा इन देशों पर है। तो जब इनका ही उत्पादन ठप हो जाएगा तो हमारे जो क्रिया है, हमारी आर्थिक जो प्रगति है उसमें अंकुश लग रहा था। तो फिर इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस मिशन को लॉन्च करा। इसमें सीधा सा मतलब है कि हमें सेमी कंडक्टर में क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, जब हम इसी चीज को क्या करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई, इसी मिशन को नाम दिया गया। इसमें क्या करना है, 6 वर्षों के लिए 76,000 करोड़ रुपए, लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर की बात करी जा रही है ना, 10 बिलियन यूएस डॉलर की बात करी जा रही है। 36,000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन है, ध्यान से देखिएगा, प्रोत्साहन राशि। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे जैसे कि विश्व में जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर, जैसे इंटेल है, ठीक है, इंटेल कंपनी है, तो इंटेल से कहेंगे कि आप अपना क्या करिए, जो प्लांट है, जो आपकी कंपनी है, उसको आप कहां लगाइए, भारत में लगाइए। जब आप इसको भारत में लगाओगे ना तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, हम आपको एक प्रोत्साहन राशि देंगे। कैसी राशि देंगे, मान लो इस कंपनी को भारत में, ये गुड़गांव में अपना प्लांट लगाती है, पूरा प्लांट लगाने में इसको 50 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री लगाती है जहां पर सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे, तो इस कंपनी को 50 करोड़ रुपए लगेगा। तो भारत सरकार इनसे ये कहेगी कि 50 करोड़ का आधा पैसा यानी 50%, है ना, ये लिखा हुआ है, 50% तक की वित्तीय सहायता जो है वो भारत सरकार इनको देगी। प्लस और भी जो अवसंरचना, इनको अवसंरचना के लिए, अपनी आधारभूत संरचना बनाने के लिए कोई कंपनी की जरूरत होगी तो ये भी, ये कंपनियां जो है इनको प्रोवाइड करेंगी। तो ये इसी को बोल रहे हैं प्रोत्साहन राशि, है ना, इंसेंटिव जिसको बोलते हैं। तो ये स्कीम है। तो 50% पैसा इनको भारत सरकार देगी, जिससे क्या हुआ, और देखा भी गया कि इंटेल जैसी कंपनी, अगर बात करें इजराइल की एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है, एप्पल की एक सेमीकंडक्टर बनाने की कंपनी है, उसको फॉक्सकॉन नाम है उसका, फॉक्सकॉन, ठीक है, इन तीनों कंपनियों ने भारत सरकार से तुरंत संपर्क साधने की कोशिश करी कि भाई हम अपना प्लांट जो है वो भारत में लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का तथ्य, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।